Hello students, welcome you to our official YouTube channel Mother Sakuntala Public School, a class 4 Patia. In history section, we have already provided you a video of lesson first, History of Modern India. Okay, means our chapter name is History of Modern India. I have also provided you part first from this chapter, but today is the part second of this chapter, means History of Modern India. In this video, our today's topic is related from the features of modern period. Okay, in previous video we have already described the periods, the division of Indian history. Okay, I again repeat, the Indian history is divided into three periods. Okay, ancient period, medieval period, and third one is modern period. So in class 8, means in this year, we taught period number 3, means modern history. Okay, in modern history we shall learn about the features of modern period. means ये जो मॉडर्न पीरियड है, इस मॉडर्न पीरियड की या ये जो हमारा आधुनिक जो पीरियड है, इस आधुनिक पीरियड की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, उन फीचर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे. तो देखिए, जो हमारे इंडिया का या मॉडर्न हिस्ट्री का जो फीचर्स है, ये किस पे रिलेट होता है ना. तो इसमें क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स औद्योगिकीकरण. मीन्स जो फीचर था मॉडर्न इंडिया का, जो फीचर था, चाहे वो इंडिया में हो या फिर पूरे यूरोपियन कंट्री या फिर पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड की अगर बात हो, तो यहाँ पे क्या था पहला फीचर, इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स औद्योगिकीकरण का विकास, है ना. इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स औद्योगिकीकरण का विकास. अब औद्योगिकीकरण है क्या चीज, है ना. तो औद्योगिकीकरण मीन्स क्या होता है कि इन द पीरियड ऑफ 1750, कब 1750, ठीक है, 1750 एडी में क्या हुआ था कि यूरोप में, है ना, यूरोप में क्या हुआ था कि आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चला था. कौन सा, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. ठीक है, 1750 ईस्वी में यूरोप में क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चला था. अब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था क्या, है ना. तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को जानने के लिए देखिए, ये क्या था कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, ये एक प्रकार का रेवोल्यूशन था, जो कि ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, ये एक ऐसा रेवोल्यूशन था जिसपे पूरा का पूरा ध्यान दिया गया था, किस पे, इकोनॉमिक पे, और वस्तुओं की ज्यादा से ज्यादा मीन्स थिंग्स या प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा बनाने की. मीन्स जैसे जैसे मॉडर्न टाइम में आगे बढ़ते जाते हैं, हम ये देखते हैं कि इस मॉडर्न एज में क्या है, इंडस्ट्रियों का बहुत ज्यादा बोलबाला है, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज क्या है, डेवलप है. ठीक है, तो यहाँ पे पहली जो फीचर है वो क्या थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन. सेकेंड है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, है ना. जैसे जैसे मॉडर्न पीरियड में हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि हमारे वर्ल्ड में क्या है, एक से बढ़ के एक टेक्नोलॉजी क्या है, डेवलप होती जा रही है. मीन्स मॉडर्न पीरियड की जो खास बात ये थी, वो थी इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स औद्योगिकीकरण का विकास, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मीन्स तकनीकी को बढ़ावा देना. ठीक है, तकनीकी को बढ़ावा देना. थर्ड है डिस्कवरीज. डिस्कवरी मीन्स खोज करना, तरह तरह के खोज करना. चौथा है एक्सप्लोरेशन. एक्सप्लोरेशन मीन्स क्या, ज्यादा से ज्यादा कंट्रियों में अपना वर्चस्व बनाना. पांचवा है कॉमर्शियल इंटरप्राइजेस फॉर ट्रेड. ठीक है, अब अगर इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में हम लोगों ने क्या किया, टेक्नोलॉजी को डेवलप करके नई नई चीजों को बनाया. उन चीजों को बनाने के लिए हमने कुछ डिस्कवरीज की. ठीक है, चीजों को बनाने के लिए हमने क्या किया, कुछ डिस्कवरी किया, कुछ खोज किया. जब हम लोगों ने खोज किया तो हमें क्या हुई, एक मार्केट की जरूरत पड़ेगी. जब हम प्रोडक्ट को बनाएंगे तो प्रोडक्ट को बनाने के बाद क्या होगा, हमें एक मार्केट की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, नेक्स्ट है कॉमर्शियल इंटरप्राइजेस फॉर ट्रेड.
अब जब हमको मार्केट मिल जाएगा तो मार्केट में हम प्रोडक्ट कैसे भेजेंगे? अब डायरेक्ट हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में तो भेजेंगे नहीं, हमें किसी न किसी शॉपकीपर के पास या किसी न किसी होलसेल मार्केट में भेजना होगा। तो उसके लिए क्या किया गया, कॉमर्शियल इंटरप्राइजेस, व्यापार के लिए या ट्रेड के लिए कॉमर्शियल इंटरप्राइजेस बनाया गया। जैसे ही कॉमर्शियल इंटरप्राइजेस बना उसके बाद क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट। जैसे ही अंग्रेजों ने क्या किया, कॉमर्शियल इंटरप्राइजेस बनाया, उसके बाद इनका ध्यान गया कि क्या किया जाए, नेशन, जो भी नेशन, जिस भी नेशन में हम ट्रेड कर रहे हैं वहां के स्टेट को अपने कब्जे में करें। ये क्या था, मॉडल पीरियड की ये खास बातें थी। ठीक है, ये पूरे यूरोपियन कंट्री में थी। ठीक है, कहां पे थी, ये पूरे यूरोपियन कंट्री में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मॉडर्न पीरियड। द कैरेक्टरिस्टिक features of modern period. The characteristics feature of modern period. हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा मॉडर्न पीरियड के फीचर, लेकिन अब कुछ खास ऐसी विशेषताएं, कुछ खास ऐसी चेंजिंग जो मॉडर्न पीरियड में क्या हुई, डेवलप हुई। तो पहला है, ठीक है, इसमें क्या क्या है देखिए, अर्बनाइजेशन। पहला क्या है, अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन सेकंड है, पहला अर्बनाइजेशन, सेकंड है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म थर्ड है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी फोर्थ है सोशलाइजेशन या सोशलिज्म। पांचवा है साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। और सिक्स और लास्ट क्या है, ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म ठीक है, मीन्स ये क्या है, कुछ खास ऐसी विशेषताएं हैं जो कि मॉडर्न पीरियड में हुई। पहला क्या है, अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मीन्स, अर्बनाइजेशन मीन्स बहुत सारे देशों को अपने कब्जे में करना या अपने एरिया को ज्यादा से ज्यादा विस्तृत करना। सेकंड है नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। थर्ड है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। चौथा है सोशलिज्म। पांचवा है साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। और सिक्स जो छठवां है वो क्या है, ह्यूमनिज्म, मानवतावाद। ठीक है, मीन्स जैसे अगर हम इंडियन दृष्टिकोण से देखें, इंडिया को हम देखें तो ये देखते हैं कि जैसे अंग्रेजों ने यहाँ पे क्या किया, अर्बनाइजेशन मीन्स अंग्रेजों ने भारत को धीरे धीरे अपना गुलाम बनाया। फिर इंडियन जो थे, इंडियन सिटीजन जो थे, उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट को चलाए। तो उसके लिए जैसे अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया तो इंडियंस में क्या हुआ, नेशनलिज्म की फीलिंग आई, है ना। तो नेशनलिज्म होता क्या है, नेशनलिज्म इज ए फीलिंग। देखिए नेशनलिज्म क्या है, ये एक ऐसी फीलिंग है, नेशनलिज्म इज ए फीलिंग फॉर एवरी सिटीजन ऑफ एनी कंट्री for love and devotion of his
कंट्री, यानी कि किसी भी देश के नागरिकों का अपने देश के लिए जो डिवोशन और जो लव की जो फीलिंग है वही क्या है, नेशनलिज्म है। फॉर एग्जाम्पल जैसे नेशनल एंथम बजता है तो हम लोग अटेंशन में खड़े हो जाते हैं, मीन्स क्या, हमें अपने नेशनल एंथम के प्रति क्या है, डिवोशन है ना, हमें अपने नेशनल एंथम के प्रति क्या है, डिवोशन है, राष्ट्रवाद है, हमारे मन में अपने देश के लिए बहुत ज्यादा प्यार है ना, वही क्या है, नेशनलिज्म। तो जैसे नेशनलिज्म की फीलिंग इंडियंस में आई, इंडियंस ने बहुत सारे मूवमेंट को चलाया, इसके बाद इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना। डेमोक्रेटिक कंट्री बनने के बाद डेमोक्रेसी की एक फैसिलिटी क्या होती है, फीचर क्या होती है, सोशलिज्म। ठीक है, समाज का यहाँ पे विस्तार हुआ, फिर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हुआ, जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं। उसके बाद ह्यूमनिज्म, मानवतावाद का विकास हुआ, यानी कि ये सभी चीजें क्या हुई, ये कुछ खास ऐसी चीजें थी जो कि मॉडर्न पीरियड में हुई। लेकिन ये सभी चीजें हुई कैसे या होने का इसका रीजन क्या था, ये देख लेते हैं। अब हम आते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मीन्स औद्योगिक क्रांति, है ना। औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या है, ये समझ लीजिए पहले, थोड़ा सा डिटेल में आते हैं। ठीक है, ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है ये पूरे यूरोप में हुआ था 1750 एडी में, 1750 एडी इन यूरोप। ठीक है, यानी कि ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है ये 1750 एडी में कहां पे हुआ था, यूरोप में हुआ था। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का डेफिनेशन क्या है ये देख लीजिए। चलिए इसका देखिए, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, द industrial revolution was an economic revolution that started in Britain, during 18th century. Britain during 18th century. ओके, चलिए देखते हैं हम लोग ये क्या है। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज एन इकोनॉमिकल रिवोल्यूशन। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज एन इकोनॉमिकल रिवोल्यूशन that started in Britain during 18th century. 18th century मीन्स कब, 1750 एडी में, है ना। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक ऐसा रेवोल्यूशन था जो कि एक इकोनॉमिकल रेवोल्यूशन था जो कहाँ पे चला था, ब्रिटेन में। ब्रिटेन मीन्स इंग्लैंड। अब ब्रिटेन में ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों चला, देखिए इसके चलने का मकसद क्या था। इंडिया 18th सेंचुरी के टाइम पे एक ऐसी कंट्री थी जो कि कॉटन, किस किस चीजों के लिए, कॉटन एंड सिल्क। ठीक है, इंडिया क्या था, कॉटन और सिल्क के मामले में पूरे वर्ल्ड में सबसे एक फेमस कंट्री थी। और यहाँ से मीन्स इंडिया से कॉटन का और सिल्क का क्या होता था, एक्सपोर्ट होता था, कहाँ पे, विदेशों में होता था। ठीक है, तो अब इंग्लैंड वालों को ऐसा लगने लगा कि इंडियन के पास इतनी अच्छी क्वालिटी का जो कॉटन है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इंग्लैंड में जो कॉटन के कपड़े बनते थे उसकी डिमांड क्या हो गई, घटनी शुरू हो गई।
तब इंग्लैंड वालों ने क्या किया, इंडिया के मार्केट को कम करने के लिए, इंडिया के कॉटन के मार्केट को कम करने के लिए इंग्लैंड में उन्होंने क्या किया, कॉटन मिल्स बनानी शुरू की और कॉटन बनाना शुरू किया। और वो जो कॉटन था इंडिया के कॉटन से काफी सस्ता होता था। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो चीज ज्यादा सस्ता होता है उसकी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ठीक उसी तरह वहां पे भी हुआ, लोगों की डिमांड उस सस्ते कॉटन को लेने के लिए हो गई। इस तरह से क्या हुआ कि धीरे धीरे पूरे यूरोप में, धीरे धीरे पूरे यूरोपियन कंट्री में, ब्रिटेन में क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई। नई नई फैक्ट्रियां लगाई जाने लगी और उसमें बहुत सारे थिंग्स को बनाया जाने लगा। ठीक है, इसीलिए इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को हम लोग कहते हैं पीरियड ऑफ रेनेसांस, पीरियड ऑफ रेनेसांस, है ना। इसीलिए हम लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को कहते हैं पीरियड ऑफ रेनेसांस, मींस पुनर्जागरण। ठीक, पुनर्जागरण। अब रेनेसांस का मतलब क्या होता है, पुनर्जागरण मींस रिवाइवल और रीबर्थ। ठीक है, रेनेसांस का मतलब क्या होता है कि रिवाइवल और रीबर्थ मींस दोबारा से जन्म लेना, यानी कि जो ब्रिटेन या जो यूरोपियन कंट्री मार्केट के लिए या फिर अपने प्रोडक्ट के लिए इकोनॉमिकल कंडीशन से लड़ रही थी, अब वो क्या हुआ, अचानक से उसमें डेवलप हुआ। तो इसी डेवलपमेंट को क्या बोला गया, पीरियड ऑफ रेनेसांस मींस पुनर्जागरण, यानी कि रिवाइवल और रीबर्थ। ठीक है, अब जैसे ही इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इसके साथ ही साथ उसके बाद फिर यूएसए, ब्राजील, फ्रांस, इटली, है ना, इन सारे देशों में भी क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन काफी जोर शोर से फैला। मींस सबसे पहली बार जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो कहाँ पे हुआ था, ब्रिटेन में हुआ। ठीक है, ब्रिटेन के बाद धीरे धीरे यूएसए, ब्राजील, फ्रांस और इटली जैसे देशों में फैला। लेकिन जब यूरोपियन कंट्री में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई, तो जब वहाँ पे प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लगी, तो उस प्रोडक्ट को बेचने की भी जरूरत थी, है ना। तो इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए क्या किया गया कि नए नए रूट्स की डिस्कवरी की गई, नए नए रूट की खोज की गई। ठीक है, चलिए आइए हम इसको देखते हैं। मीन्स आपको पता होगा कि जो आपने नाम सुना होगा इनका, वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डा गामा, वास्को डी गामा थे कौन, हम लोग जानते हैं कि जो वास्को डी गामा इन्होंने किसकी खोज की थी, इंडिया की, है ना। यानी कि इन्होंने किसकी खोज की थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। मीन्स इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, किसको, इंडिया को डिस्कवर किया था। ठीक है, हम लोग नॉर्मली ये जानते हैं, लेकिन वास्को डी गामा ने इंडिया की खोज नहीं की थी। उन्होंने क्या किया था, यूरोप से इंडिया आने के लिए, है ना, यूरोप से इंडिया आने के लिए इन्होंने क्या किया था, सी रूट की खोज की थी, सी रूट, है ना। नॉर्मली लोग जानते हैं कि जो वास्को डी गामा है उन्होंने इंडिया की खोज की थी, नॉर्मली हम लोग जानते हैं, कब, 1498 में। लेकिन 1498 में इन्होंने इंडिया की खोज नहीं की थी, बल्कि इन्होंने किया क्या था, यूरोप से इंडिया आने के लिए सी रूट की इन्होंने डिस्कवरी की थी, ताकि हम न्यू सी रूट के वजह से क्या करें, न्यू सी रूट के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, दूसरे कंट्रीज में जाएंगे और अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे। तो इसी रूट को, यानी कि ये जो न्यू सी रूट वास्को डी गामा ने बनाई थी, या वास्को डी गामा ने जिस नई सी रूट की डिस्कवरी की थी, उसी रूट पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो ब्रिटेन के लोग हैं, अब इन लोगों ने क्या किया, पूरे वर्ल्ड में अपने मार्केट को एक्सपर्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया, अलग अलग देशों को टारगेट में लिया, उसमें से इंडिया भी एक था। ठीक है, और ये लोग हमारे इंडिया में सबसे पहले 1600 AD में आए,
मीन्स अंग्रेज हमारे इंडिया में 1600 एडी में आए, लेकिन सबसे ज्यादा इन लोगों ने डेवलप को किया 1750 के बाद, मीन्स आफ्टर 1750 के बाद, यानी कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पूरे यूरोपियन कंट्री में फैला तो इनके अपने प्रोडक्ट को सेल करने की नीड हुई, और प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मार्केट चाहिए, है ना। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया को टारगेट किया, और उन लोगों ने क्या किया, इंडिया को टारगेट करने के बाद अब धीरे धीरे इंडिया में अपने कॉलोनियल स्टेट को स्थापित करना शुरू किया, कॉलोनियल स्टेट बनाना इन्होंने शुरू किया। अब बात यहाँ पे आती है, कॉलोनियल क्या होता है, कॉलोनियल क्या होता है। कॉलोनियल का मतलब होता है जब कोई स्ट्रॉन्ग कंट्री, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग कंट्री, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग कंट्री attacked and participate the economical and political condition of any country is called colonial। मीन्स जब कोई शक्तिशाली देश किसी देश पे क्या करता है, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, ठीक है। मीन्स जब कोई शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश के इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल लाइफ में या कंडीशन में जबरदस्ती पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता है तो उसको हम लोग कहते हैं कॉलोनियल। तो अंग्रेजों ने भी क्या किया था, भारत के आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अंग्रेजों ने भी अपना प्रभाव डाला, और इसी प्रभाव को डालने के बाद अंग्रेजों ने इंडिया को धीरे धीरे गुलाम बनाना शुरू किया, और इस तरह से जो इंडिया है वो अंग्रेजों का एक कॉलोनियल कंट्री बन गया। कॉलोनियल मीन्स क्या होता है, औपनिवेशिक। कॉलोनियल मीन्स क्या होता है, औपनिवेशिक। औपनिवेशिक, ठीक है। औपनिवेशिक मीन्स किसी भी देश के राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लेना, क्या कहलाता है, कॉलोनियल कहलाता है या फिर औपनिवेशिक कहलाता है। तो धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या किया, इस तरह से इंडिया को टारगेट किया और इंडिया को उन्होंने गुलाम बनाया। इसीलिए द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडिया को हम लोग कॉलोनियल पीरियड के नाम से भी जानते हैं। कॉलोनियल पीरियड के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसे हम लोग ब्रिटिश पीरियड के नाम से भी जानते हैं। ब्रिटिश पीरियड के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इस पीरियड में ज्यादा से ज्यादा वर्चस्व किसका था, ब्रिटिशर्स का था, अंग्रेजों का था। इसीलिए हम लोग मॉडर्न पीरियड को क्या कहते हैं, कॉलोनियल पीरियड या फिर ब्रिटिश पीरियड, ठीक है। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट करेंगे और मैं आपको उसका आंसर दूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।